Hello students, welcome back to Himachal Minds and as you are seeing the thumbnail, today we will discuss the part 11 of History of Himachal Pradesh. जो यहाँ पे नए बच्चे हैं आपका हार्दिक स्वागत. प्लीज़ सब्सक्राइब टू हिमाचल माइंड्स. डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट एज वेल. नाउ हियर जो मेरे साथ पुराने स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं दे मस्ट बी लाइक सर व्हाट आर यू डूइंग. आपने पार्ट 13 तक करवा दी थी हिस्ट्री, नाउ वाई पार्ट 11. टिल द टाइम आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो जो प्रीवियस पार्ट 11 है वो डिलीट हो गया होगा. वाई? बिकॉज उसमें स्टूडेंट्स मैंने ट्रीटी ऑफ सगोली पढ़ाया था. ऑल दो वो लेक्चर बहुत अच्छे से मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, बट रिसेंटली क्या है 2 वीक से ट्रीटी ऑफ सगोली काफ़ी चर्चा में है, ये न्यूज़ में चल रही है. और ये न्यूज़ में चलने के कारण मैं आपको ये बता देता हूँ कि एज कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू फ्रॉम हिमाचल परस्पेक्टिव दिस सिगोली ट्रीटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत बार आपके सबॉर्डिनेट, अलाइड और इवन आपके सिविल सर्विस एग्जामिनेशन को इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है और ये आएगा. अब क्योंकि आपके करंटली ये न्यूज़ में बहुत चल रहा है विद रिगार्ड्स टू नेपाल. काला पानी विवाद चल रहा है, उसके लिए हम इसे करंट के साथ आज समझेंगे और करंट के साथ समझ के हम स्टैटिक पार्ट हिमाचल प्रदेश के कंटेक्स्ट में विद रिगार्ड्स टू हिमाचल प्रदेश के कंटेक्स्ट में हम जानेंगे क्या क्या इसके उस टाइम पहलू रहे, वो हम सब समझेंगे और उसी से क्या होगा आपकी कंसेप्ट क्लैरिटी अच्छी बन जाएगी और आप अच्छे से फिर इसे समझ कर आप इसे अटेम्प्ट अच्छे से कर पाएंगे अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. तो यहाँ पर आप मेरे साथ बने रहें. जो पुराने बच्चे हैं उनका एक तरह से रिवीजन हो जाएगा, नए बच्चों को मैं फटाफट से बता दूंगा पार्ट 11 में क्या क्या हुआ था. यहाँ पर जो आपके ट्रीटी ऑफ सगोली में आपके मेनली एंग्लो गुरखा वॉर का एक कंटेक्स्ट चलता है और हिमाचल प्रदेश में यहाँ पर 2 प्लेयर मेजर हैं जो आपके अमर सिंह थापा हैं और उनके बेटे रणजोर सिंह थापा हैं. तो उनके बारे में हम जानेंगे और ट्रीटी ऑफ सगोली का कैसे कैसे आगे पहलू आए और वो भी आपके 200 साल पहले की ये ट्रीटी है, तो वो हम सब समझेंगे और जानेंगे. ये 1800 के टाइम का ये फेज़ रहेगा. तो आइए विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन आवर लेक्चर. सो स्टूडेंट्स, रिसेंटली क्या हुआ है, ये सगोली ट्रीटी क्यों इतनी सुर्खियों में है, क्यों ये सुर्खियों में छाई हुई है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस. सो द रीज़न बिहाइंड हेयर इज़, फर्स्टली मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ. आई एम नॉट अगेंस्ट एनी कंट्री, आई रिस्पेक्ट एवरी कंट्री एंड हर कंट्री के नागरिक का जो है मैं एक तहे दिल से आदर और सम्मान करता हूँ. यहाँ पर मैं किसी को भड़काऊ भाषण या एक प्रोवोकेटिव स्पीच देने के लिए किसी को यहाँ पर नहीं आया हूँ. दिस इज़ बिकॉज फॉर आर एजुकेशनल पर्पस ओनली एंड फॉर आर स्टडी पर्पस ओनली. सो व्हाट रिसेंटली वी हैव सीन इन द न्यूज़ दैट आपके नेपाल के जो प्रधानमंत्री साहब हैं KP शर्मा ओली, दे हैव लॉन्च्ड अ न्यू मैप ऑफ नेपाल. इनमें उन्होंने दिखाया है कुछ 3 जगहें बताई हैं जिन्हें इन्हें अपने नेपाल में इन्होंने कवर अप किया है अपने नेपाल के मैप में. वो है आपकी लिम्पियाधुरा, द सेकेंड वन इज़ काला पानी एंड द थर्ड वन इज़ लिपू लेक. एंड दे आर क्लेमिंग दैट दीज एरियाज आर नेपाल इन दी नेपाल्स टेरिटरी. ये कह रहे हैं कि ये नेपाल टेरिटरी के अंदर आते हैं आपके लिपू लेक, काला पानी एंड लिम्पियाधुरा. नाउ ये इंडिया की तरफ से एक मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का बयान आया है कि दिस स्टेप टेकन बाय नेपालीज इज़ टोटली इररेलिवेंट, एक रेटोरिक है और ये एक यूनिलेटरल एक्ट है, एक तरफा एक्ट है और बिना किसी हिस्टोरिकल फैक्ट्स को जाने और तथ्यों को जाने ये उन्होंने फैसला कर दिया और ये मैप लॉन्च कर दिया. तो इंडिया ने इसका खंडन किया है, एक्सटर्नल अफेयर्स ने आपके, और उन्होंने ये बताया है कि आपने जब ये सारा डिसाइड कर लिया तो आपने ट्रीटी ऑफ सगोली को क्या आप भूल गए उस टाइम की काला पानी का क्या विवाद था. तो स्टूडेंट्स मैं आपको पहले बता दूं कि ये काला पानी का क्या विवाद है. तो ये जो काला पानी आपका एरिया है इट इज़ इन दी और पिथौरागढ़ एरिया ऑफ उत्तराखंड. अगर ज़्यादा डीपली अगर आपको इसको मैं बताऊं तो ये आपका एक विलेज है, आपका नेम ऑफ द विलेज इज़ गारब्यांग. तो गारब्यांग विलेज के पास ये पड़ता है. इन तहसील का नाम है आपका धारचूला या दारचूला बोलते हैं, इन द पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड. तो ये वहाँ का एरिया है आपका, ये ध्यान रखिएगा आप. तो ये आपको बहुत एग्जैक्टली पता होना चाहिए क्योंकि कॉम्पिटिटिव्स में अब ये बनेगा क्वेश्चन. तो काला पानी आप याद रखिएगा, नियर गारब्यांग विलेज इन दारचूला तहसील ऑफ पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड. तो यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या है, कुछ बहुत ज़्यादा स्ट्रीम्स हैं नदियों की स्ट्रीम्स होती हैं, है ना, जिसे हम खड्स भी बोलते हैं और यहाँ की लोकल भाषा में इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो गड बोलते हैं या GAD बोलते हैं यहाँ की भाषा में. हमारे जैसे हिमाचल में खड बोलते हैं तो यहाँ पे गड बोलते होंगे, वो मैं आपको बताऊंगा क्यों. तो इन स्ट्रीम्स की डायरेक्शन से क्या होता है कि पहले के टाइम में क्या हुआ था, अब 1800 के टाइम में जब ट्रीटी ऑफ सेगोली साइन हुई
फटाफट से मैं आपको बता देता हूँ क्या है कि जो आपका एंग्लो गोरखा वॉर जब एंड हुआ ऑफिशियली 1816 में, तो उनके बीच में एक शांति संधि या ट्रीटी ऑफ सगोली साइन हुई। अब ये सगौली जो है ये सगौली आपके बिहार वाले एरिया में पड़ता है, समवॉट इन बिहार नियर टू नेपाल वाले एरिया में ये पड़ता है, एंड इट इज़ इन द ईस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, आपका सगौली। तो वहाँ पर एक ट्रीटी साइन हुई थी और वहाँ पर उन्होंने डिसाइड किया, अंग्रेज़ों ने, मतलब ऊपर ऊपर से बताया कि जो काला पानी से आपका एक रिवर बहता है, वेरी इंपॉर्टेंट, द नेम ऑफ दैट रिवर इज़ काली रिवर, जिसको महाकाली रिवर भी बोलते हैं और शारदा रिवर भी बोलते हैं, SARADA, शारदा रिवर भी उसे कहा जाता है। तो अंग्रेज़ों ने उस टाइम, जो आपकी ब्रिटिश इंडिया जो उस टाइम यहाँ पे हुकूमत थी, उन्होंने ये कहा कि जो काला पानी से आपका महाकाली रिवर बह रहा है, उसकी ईस्ट वाली तरफ जो है आपका नेपाल होगा और उसकी वेस्ट वाली तरफ आपका इंडिया होगा। तो उस समय क्या है कि जो आपके कहते हैं ना, नेपाल के नेशनलिस्ट थे, जो वहाँ के राष्ट्रवाद थे या कट्टरवाद राष्ट्रवाद थे, वहाँ के नेशनलिस्ट थे, उन्होंने इसका खंडन किया और उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। और आपको मैं अगर मोटे मोटे तौर से बताऊं तो कहानी कुछ ऐसी है कि इंडिया वाले बोलते हैं कि जो आपका महाकाली रिवर है वो आपके लिपू लेक के आसपास से निकलता है और फिर वो नीचे क्रॉस करता है, शारदा बनता है जाके। तो ये ऑब्वियसली हमारा पीछे वाला पार्ट सारा हमारा है, लिम्पियाधुरा तक हमारा पार्ट है। बट नेपाल क्या कहता है? नेपाल ये कहता है कि नहीं साहब, जो आपकी महाकाली और काली रिवर है, वन एंड द सेम थिंग, वो लिम्पियाधुरा से निकलती है और वो फिर काला पानी से क्रॉस होकर नीचे आपके शारदा में बनती है जाके। तो नेपाल का मानना है कि ये वाला एरिया फिर हमारा हुआ ऑटोमेटिकली रिवर के साइड और ये वाला आपका हुआ। तो ये मुद्दा है स्टूडेंट्स दोनों कंट्रीज़ के बीच में। और जो उस टाइम की कार्टोग्राफी होती थी 1800 के टाइम में, तो उस टाइम गूगल मैप्स या सैटेलाइट या GPS बेस्ड सिस्टम तो नहीं होते थे, तो उस टाइम स्ट्रीम्स और नदी के बहाव के तर्ज पे आपकी बाउंड्रीज डिसाइड होती थी। तो ये आपको एक मैंने ऊपर ऊपर से एक जिस्ट बता दिया कि व्हाट इज़ दी सिचुएशन गोइंग ऑन और फिर किस लिए सगौली ट्रीटी को यहाँ पे लाया गया। तो मैं आपको एक और चीज़ भी यहाँ पे एक फटाफट से बताने की कोशिश कर देता हूँ कि देखिए ये 1800 के टाइम का मैप है और उस टाइम क्या था कि आपके 1800 के टाइम पे नेपाल का जो दबदबा था या साम्राज्य था, देखिए वो कहीं ना कहीं कांगड़ा तक पहुंच गया था। ऑल्दो कांगड़ा में महाराजा रंजीत सिंह और शमशेर जो हैं, संसार चंद जो है, उन्होंने उनको वहाँ पर एंट्री नहीं करने दी क्योंकि उन दोनों के बीच में एक ट्रीटी थी, तो वहाँ पे उनको मुगी खानी पड़ी। बट आपका जो कहलूर से लेके, हिंडूर से लेके, सिरमौर से लेके, क्योंकि उस टाइम हिमाचल और उत्तराखंड तो नहीं था, वहाँ से लेके बोलते हैं सिक्किम तक इनका राज्य फैला हुआ था। एंड दे रूल्ड सिक्किम भी अप्रॉक्सीमेटली 30 to 40 ईयर्स तक वो रहे। बट जब ट्रीटी ऑफ सगोली जब साइन हुई तो उनको यहाँ पे सतलुज वाला पार्ट जो है, अकॉर्डिंग टू ट्रीटी, सतलुज वाला पार्ट, और आपका एक और रिवर था, उस रिवर का नाम था आपका तीस्ता रिवर, यहाँ वाला पार्ट उनको बोला कि आप यहाँ से छोड़ दोगे, इसकी साइड वाली बाउंड्रीज आपको छोड़नी पड़ेंगी और ये आपका कन्फाइन इतना रह जाएगा एरिया। तो इस टाइम कहते हैं कि इस ट्रीटी के टाइम इन्होंने नेपाल ने 1/3 ऑफ द एरिया अपना लूज कर दिया। एक तो ये कहते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। आई होप आपको यहाँ तक पता चल गया हो। ठीक है, लेट्स मूव। तो यहाँ पर क्या इम्प्लीकेशंस हैं और क्या क्या और समझने की बात है हमारे लिए कि जो ये लिपू लेक वाला स्टूडेंट्स पास है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो यहाँ पर मैं आपको पूरी कहानी समझाता हूँ कि एक्चुअली हुआ क्या था। तो मैंने आपको पहले तो बता दिया कि जो आपका ये होल्ड ऑन अ सेकेंड, जो आपका ये काला पानी वाला रीजन है, दिस काला पानी रीजन, इट इज़ इन दी गारब्यांग विलेज इन दारचूला तहसील ऑफ पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट इन उत्तराखंड। और यहाँ से स्ट्रीम्स बहती हैं। और जो अर्ली ब्रिटिश सर्वेज थे वो कहते हैं कि पहले उन्होंने, जैसे मैं आपको एक फटाफट से एक्सप्लेनर देना चाहूँ यहाँ पे, तो अर्ली ब्रिटिशर्स ने पहले यहाँ पे जो स्ट्रीम्स का बहाव था उस वे से डिसाइड करी थी, आपकी डिलिमिटेशन की थी, आपकी मतलब एक परिसीमन की थी, आपकी बाउंड्री तय करी थी। तो पहले उन्होंने एक नॉर्थ वेस्ट स्ट्रीम जो थी, जिसका नाम था कुती यांगटी स्ट्रीम, उससे तय करी। फिर 1857 में उन्होंने, जो आपका जब फर्स्ट वॉर इंडिपेंडेंस हुआ, तो उन्होंने लिपू खड से अलाइनमेंट करी। लिपू गढ़ भी बोलते हैं जिसको, आई गेस खड को ये गढ़ बोलते हैं, यानी आपके स्ट्रीम्स को। और 1879 में इन्होंने पंखागढ़ से कर दी और 1947 में इन्होंने आपकी काला पानी से बाउंड्री ले ली। और ये जो है, कहते हैं कि जब उन्होंने ये बाउंड्री ली तो ये नेपाल को भी मतलब ठीक लगा और उन्होंने मान लिया उस समय। तो ये तो एक फैक्टर्स मैंने आपको बता दी उस टाइम के। बट उसके बाद कहते हैं कि आपके 1949 में व्हाट हैपेंड, चाइना जो है उसने एक तिब्बत को टेक ओवर कर दिया। चाइना ने तिब्बत को टेक ओवर कर दिया और जब उसने तिब्बत को टेक ओवर किया तो वेस्टर्न जितनी भी पोस्ट थी टिंकर पास से, जो कि आपका लिपू लेक से 6 किलोमीटर के आसपास के एरिया में है आपका, ठीक है, वहाँ पर जो जितना भी पोस्ट है टिंकर पास में, वहाँ पर सेटल मतलब एक वेस्टर्न पोस्ट वॉज एट टिंकर पास अबाउट 6 किलोमीटर फ्रॉम ईस्ट ऑफ लिपू लेक।
6 किलोमीटर ईस्ट ऑफ लिपू लेक। और 1953 में जो है इंडिया एंड चाइना आइडेंटिफाइड लिखू, जो ये आपका लिपू लेक पास है, उन्होंने उसको आइडेंटिफाई कर दिया एज अ पिलग्रिमेज रूट और बॉर्डर ट्रेड रूट, क्योंकि आपका जो ये लिपू लेक है ना स्टूडेंट्स, यहाँ से ही आपके कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए पिलग्रिमेजेस आपके श्रद्धालु जाते हैं, जो आपका तिब्बत वाले पार्ट में है। और आपको पता है तिब्बत इज अक्वायर्ड बाय द चाइना। तो आफ्टर द 1962 वॉर, जब 1962 का इंडो चाइनीज वॉर फिनिश हुआ, देन व्हाट हैपेंड, उसके बाद एक तो ये स्क्रीन पर ये बार बार ये डिस्टॉर्शन आती है, आई गेट इरिटेटेड, होल्ड ऑन अ सेकंड, आई एम सॉरी फॉर दिस। तो ये क्या हुआ, 1962 के वॉर के बाद पिलग्रिमेजेस जितने भी थे, जो आपके श्रद्धालु थे, उनको लिपू लेक पास से रिज्यूम कर दिया गया। कब? 1981 में। इंपॉर्टेंट डेट है, आपको ये सब याद होने चाहिए, ये पता होना चाहिए, ये सारा स्टैटिक से आप लिंक कर सको ताकि। तो ये 1981 में पिलग्रिमेजेस को मिल गया कि आप जा सकते हैं आप मानसरोवर यात्रा पे, ठीक है। और 1991 में आपका बॉर्डर ट्रेड का भी यहाँ से रिज्यूम हो गया, आपका यहाँ से बॉर्डर जितना भी है, कि जितना भी व्यापार का जितना भी लेखा जोखा है वहाँ से रेडी हो गया। नाउ इन 1961 के टाइम कहते हैं कि जो आपके नेपाल एक किंग महिंद्रा थे, वो उन्होंने विजिट किया आपका चाइना, और एक चाइना नेपाल बाउंड्री ट्रीटी उन्होंने साइन कर ली। और जब उन्होंने चाइना नेपाल बाउंड्री ट्रीटी साइन कर दी, वहाँ पे उन्होंने एक 0 पॉइंट डिफाइन कर दिया वेस्ट में, जस्ट नॉर्थ ऑफ द टिंकर पास। टिंकर पास वही जो लिपू लेक के ईस्ट की तरफ है। और वहाँ पर जो है आपका जो लिपू लेक है, वहाँ पर आपका वहाँ से लेकर आपका काला पानी तक, ठीक है, काला पानी तक आपका 10 किलोमीटर वेस्ट ऑफ लिपू लेक, वहाँ पर आपके बेस कैंप बने रहे हमारे ट्रूप्स के। तो इन्होंने क्या किया, इस मैप्स, इस जो ये जितने भी आपके काला पानी का और जो काली रिवर का है, ये मतलब इन्होंने ये बता दिया कि जो आपकी जो बोथ कंट्रीज़ हैं, कि ये काला पानी जो है इसका ओरिजिन जो है वो काली रिवर से है, एंड पार्ट ऑफ द, और ये इनकी टेरिटरी का पार्ट है। और 1979 में कहते हैं कि आपके लिपू लेक के आसपास, 1979 के आसपास आपकी इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस वहाँ पे सेटल कर दी गई। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लिपू लेक, क्योंकि यहाँ पर आईटीबीपी तैनात है, और चाइनीज़ एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने के लिए और देखने के लिए ये ज़रूरी भी है, और हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी ये ज़रूरी है। और फिर क्या कहते हैं कि 1996 में एक ट्रीटी ऑफ महाकाली हुई, ट्रीटी ऑफ महाकाली, जहाँ पर आपकी शारदा रिवर डाउन स्ट्रीम फ्लो करती है, और वहीं पर आपका पंचेश्वर जो है मल्टीपर्पज़ हाइडल इलेक्ट्रिक जो होता है प्रोजेक्ट, वहाँ पर आपका वो एनवीसेज कर दिया गया। और 1997 में पहली बार ये ओरिजिन ऑफ काली रिवर जो है इसका मुद्दा उठने लगा, 1997 से, वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये काली रिवर जो मैंने आपको महाकाली और वो शारदा रिवर बताया, उसका ओरिजिन के ऊपर उठने लगे क्वेश्चंस कि ये कहाँ से उठ रही है, क्या है, क्या व्हाट इज़ गोइंग ऑन। और ये जो सारा मैटर है फिर रेफ़र किया गया 19, आप अगर बताया जाए, पहले का देखा जाए, जो जितना भी पहले ये मैटर है ये सारा बाउंड्री का, तो ये पहले अगर हम फिर से वापस जाएं टाइम में, तो 1981 में पहले भी ये मैटर रेफ़र किया गया था आपकी जॉइंट टेक्निकल, जो आपकी जॉइंट टेक्निकल लेवल बाउंड्री कमेटी होती है, याद रखिएगा, जॉइंट टेक्निकल लेवल बाउंड्री कमेटी तक। और उसने क्या किया था, उन्होंने अप्रॉक्सीमेटली जो ब्रिटिशर्स टाइम के वहाँ पे पिलर लगे हुए थे, तो वहाँ पे 98% तक क्लैरिफाई हो गया था आपकी बाउंड्रीज का विवाद। और ये आपके काला पानी और जितना भी है, जितना भी इश्यूज़ हैं, ये सब आपके 2008 में भी फिर से डिज़ोल्व हो गए थे, कहते हैं ये। फिर कहते हैं कि लिपू लेक से लेकर आपका एक रोड है, 80 किलोमीटर ट्रैक है आपका घाटी बगार तक, 80 किलोमीटर तक का घाटी बगार तक, और वो 2009 में उसका काम शुरू हो गया था। तो अभी भी नेपाल जो है वो ये बोल रहा है कि जी लिपू लेक से आप रोड बना रहे हो, तो वो मतलब उनको प्रॉब्लम एक क्रिएट हो रही है कि हमारे एरिया में आप आ रहे हो। अरे भाई साहब, जब 2009 से रोड बनना स्टार्ट हो गया था, और आपको ऐसा नहीं है कि आप अवेयर नहीं थे, आप को अवेयर थे कि जी हाँ रोड बन रहा है, देन आपने इतना ऑब्जेक्शन नहीं किया, बट ऑल ऑफ अ सडन नाउ यू आर सेइंग कि वहाँ पे रोड बन रहा है, वो आपकी टेरिटरी में। व्हाई इज दिस गोइंग ऑन? दिस इज नथिंग बट ये आपकी टेरिटोरियल एक जो होता है ना राष्ट्रवाद, जो टेरिटोरियल नेशनलिज्म है, क्षेत्रवाद के पीछे राष्ट्रवाद कर रहे हैं वो। तो ये नेपाल की एक दूसरी एक अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में एक रेटोरिक क्रिएट करना, और वो एक वो अपनी वहाँ पे एक पकड़ मजबूत करने का ही एक सारा बताते हैं ये आपके जितने भी डिप्लोमैट्स हैं। और जो सर्वे ऑफ इंडिया है, वेरी इंपॉर्टेंट, सर्वे ऑफ इंडिया ने 2019 में नवंबर 2
में क्या किया, आपका जब जम्मू कश्मीर एंड जो आपका लेह लद्दाख है उनको यूनियन टेरिटरीज़ में जब बना दिया गया था, रीऑर्गेनाइजेशन हो गई थी, तब उन्होंने अपना एक मैप लॉन्च किया 8th एडिशन में, जिसमें उन्होंने काला पानी को अपने अंदर अंदर बताया, और ये भी नेपाल को नागवारा गुजरा। उन्होंने बोला कि नहीं साहब, ये काला पानी तो हमारा एरिया है, आपने कैसे शो कर दिया। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ मुद्दा है जो मैं आपके साथ मैंने शेयर की कुछ चीज़ें इसमें, और मैंने आपको बताया कुछ हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स। तो ये 3 एरियाज आपको याद रखने हैं, लिपुलेख पास, काला पानी एंड योर लिम्फियाधुरा। इसका ये सारा मुद्दा है, और इसी के तहत जो है वो आपकी ट्रीटी ऑफ सेगोली का पता चलता है। और ये देखिए, ये पुराना मैप है नेपाल की कितनी टेरिटरी, और ट्रीटी ऑफ सेगोली में आपको पता है 1/3 उन्होंने लूज़ कर दिया था। बट अब हमें ट्रीटी ऑफ सेगोली क्यों इंपॉर्टेंट बन जाती है हिमाचली कंटेक्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यहाँ पर जो है आपके अमर सिंह थापा, इनका दबदबा रहा 1800 के टाइम, 1814, 15, 16, हम देखेंगे किस तरह से वो इंपॉर्टेंट है हिमाचल प्रदेश के पॉइंट ऑफ व्यू में। और ऑक्टर लोनी, मेजर जनरल ऑक्टर लोनी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। और मैं आपको ये भी बता देता हूँ यहाँ पर एक फटाफट से, कि जो जब नेपाल के पास इतनी टेरिटरी यहाँ पर थी, तो उनके पास इंडो तिब्बतियन बॉर्डर रूट भी उनके अंडर था। और यहाँ पर आपके जो उस टाइम गवर्नर जनरल थे हेस्टिंग्स, उनको ये भी नागवारा गुजरा। उन्होंने सब्सिडरी अलायंस के थ्रू काफ़ी टेरिटरीज अपने अंडर कर ली थी, राजपूत को भी वो कर ही रहे थे, सिख और नेपाल वाले रह गए थे, गुरखाज रह गए थे। और यहाँ से इंडो तिब्बतियन बॉर्डर रूट था उनका, यहाँ पे मर्सेंटाइल इंटरेस्ट था। ऑब्वियसली उन्होंने अब ड्रेन थ्योरी तो अपनानी थी, यहाँ से सारा ड्रेन तो करना था, सारा पैसा लूटना था, सब जितनी भी है यहाँ पर ट्रेड्स पर अपना अधिकार जमाना था, और कह सकते हैं कि अपना आधिपत्य जमाना था, पूरी टेरिटरीज बढ़ानी थी सब्सिडरी लाइंस के थ्रू। तो उन्होंने एक पॉलिसी निकाली थी, हिमालयन ट्रेड पॉलिसी, जो आपके नेपाल के उस टाइम भीमसेन थापा राजा थे, उनको एक्सेप्टेड नहीं थी। और बस इसी के चलते आपके लॉर्ड हेस्टिंग्स ने जो है वॉर डिक्लेयर कर दिया, किसके ऊपर, गुरखाज के ऊपर। और उन्होंने कुछ अपने कमांडर चूज़ करे, और वो कमांडर्स थे ऑक्टरलोनी, गिलिस्पी एंड योर मार्टिनडेल। और ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है हिमाचली कंटेक्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, और गिलिस्पी इंपॉर्टेंट है काला पानी के कंटेक्स्ट से, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको पता है, गवर्नर जनरल अब मैंने बता दिया आपके लॉर्ड हेस्टिंग्स, और उन्होंने अब आगे कुछ मेजर जर्नल्स को भेजा इनको टैकल करने के लिए, तो वो हिमाचली कंटेक्स्ट से हमें पढ़ने हैं, और ट्रीटी ऑफ सेगोली के फिर हम एंड पॉइंट पर आ जाएंगे। तो आइए फटाफट से हम रिवाइज करते हैं, इतना मैंने आपको बता दिया। तो स्टूडेंट्स, पार्ट 10 अगर जो यहाँ पे बच्चे हैं वो देखें, उनमें पता लग जाएगा, एक क्लैरिटी आ जाएगी कि किस तरह से गुरखाज आया और किस तरह से उनको कांगड़ा से मुकी खानी पड़ी। अब इस पार्ट में जो इंपॉर्टेंट बन जाता है वो है कि गुरखाज और ब्रिटिश के बीच में एक एंग्लो गुरखा वॉर अब बनने वाला है। और हिमाचल में मैंने फेजेस बनाए हैं 1813, 14, 15 एंड 16 के फेजेस, जिसमें क्या कहते हैं कि जो फुट हिल्स हैं सिरिंध के, गुरखाज बोलते हैं वो हमारा कब्जा है और वो सिरमौर हिंदूर का पार्ट है, पर ब्रिटिशर्स बोलते हैं नहीं, सिरिंध जो है एक बफर जोन की तरह हम उसे यूज़ करना चाहते हैं और ये हमारा पार्ट है। 1813 में गुरखाज ने 6 विलेजेस अपने अंडर कर दिए थे, और उसमें से 2 विलेजेस हैं वो डेविड ऑक्टरलोनी के को मिले हुए थे एज प्रोटेजेस बाय द सिख। और कहते हैं कि जो पटियाला एंड हिंदूर वाले वो विलेजेस थे, गुरखाज कहते थे कि जी वो सिरमौर और किन्थिल का पार्ट है, पर ब्रिटिशर्स कहते थे नहीं, वो हमारे लो लैंड पोजेशन हैं। बस यहीं पर दोनों के बीच में अब रिफ्ट भी होने वाला है। और जो ऑब्वियस सी बात है, उनका जो आपके गवर्नर जनरल है बंगाल के हेस्टिंग्स, उन्होंने तो पहले ही बोल दिया है कि ये तो इस पर तो अब करना पड़ेगा, क्यों, वो हम समझेंगे आगे। तो गुरखाज के पास देखिए ये वो पॉइंट है कि पोजीशन है सबसे बड़े दर्रों का, जहाँ से ट्रेड रूट्स हैं आपके तिब्बत के, और बुशहर से वो आपका इंडो तिब्बतियन ट्रेड रूट जाता है, जहाँ पे शॉल, वूल, बोरेक्स और मस्क के आपके व्यापारी आते हैं, और बहुत एक अच्छा फ्लरिशिंग ट्रेड है। और कश्मीर और यार्कलैंड के जो भी लोग आते हैं सेंट्रल एशिया मर्चेंट्स के साथ सौदा करने, और यहीं पर आपकी मर्सेंटाइल इंटरेस्ट जाग गया ब्रिटिशर्स का, क्योंकि ब्रिटिशर्स को तो ऑब्वियसली अब मर्चेंट्स भी बनना था, अपना दबदबा भी बनाना था, सब्सिडरी लाइंस के थ्रू अब सारा कब्जा भी करना था उस समय। अब 1814 के आसपास की ही बात है कि ब्रिटिशर्स ने कहा कि हम एक हिमालयन पॉलिसी लाए हैं 1814 के तहत, जो कि आपके भीमसेन थापा, जो बाद में जो डिफेक्टो आपके रूलर हैं नेपाल के, उनको नागवारा गुजरी, एंड ही विल बी लेटर ऑन द प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो ऑफ नेपाल, भीमसेन थापा, याद रखिएगा, यहाँ पे लिखा नहीं मैंने। नवंबर 1, 1814 को फिर वो क्या करते हैं, डिक्लेयर कर देते हैं वॉर अगेंस्ट गुरखाज, और लोकल रूलर्स खुश हो जाते हैं, और उनको सरप्रेस करने के लिए एक ऑपरेशन तैयार करते हैं आपके ब्रिटिश इंडिया कंपनी, जिसको कहते हैं आप, उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी का भी तो था वहाँ पे दबदबा। तो 4 ट्रुप्स बनाते हैं, जिसमें 3 मेन है, यहाँ 2 लिखा है मैंने, 3 मेन है। सबसे पहला तो है आपका ऑक्टरलोनी, दूसरा है आपके गिलिस्पी आपके काला पानी से बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आजकल विवाद चला है, क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड। मेजर जनरल मार्टिनडेल, जो आपके चौपाल और जुब्बल वाले रास्ते से आएंगे, ठीक है, इनको सरप्रेस करने के लिए। ऑक्टरलोनी साहब आपके सोलन हिंदूर वाले पार्ट से, नालागढ़ वाले पार्ट से आएंगे सरप्रेस करने के लिए अमर सिंह थापा को। तो देखिए ऑक्टरलोनी साहब अमर सिंह
थापा को सरप्रेस करने आ जाते हैं अक्टूबर 1815 में। रोपड़ के रास्ते वो हिंदूर आते हैं, विच इज़ योर मॉडर्न डे नालागढ़। सबसे पहले वो तारागढ़ फोर्ट जो है उसको कब्जा करते हैं। फिर अमर सिंह थापा जो है भागल की तरफ भागने की, अर्की की तरफ कोशिश करता है। वो फिलहाल रामगढ़ फोर्ट में रुका होता है, जिसकी चारों तरफ फोर्टिफाइड वॉल्स होती हैं। पहली बार ब्रिटिशर्स के लिए एक बड़ा टफ होता है कि एक टेरेन पे आना, प्लेन से टेरेन पर आके हमला करना उनके लिए मुश्किल होता है, जिससे मेजर मैकलोड और लेफ्टिनेंट थॉमसन जो है वो कैजुअलिटीज़ उनको हो जाती हैं, उनको थोड़ा चोटें आ जाती हैं, चोटिल हो जाते हैं। और आपके हिंदूर के राजा जो हैं और कहलूर के राजा, हिंदूर के जो आपके नालागढ़ के राजा जो हैं राम सरन सिंह, और कहलूर के राजा मिल जाते हैं ब्रिटिशर्स के साथ, और कहलूर के राजा हेल्प करते हैं रोड बनाने की खांदरी में, और वहाँ से एक नहर क्रॉस होती है, वहाँ से वो हेल्प करते हैं रोड बनाने की, जिससे जो है आपके अंग्रेज़ जो हैं आ जाते हैं वहाँ पे। और आपके अमर सिंह थापा रामगढ़ फोर्ट में छुपे होते हैं, और कहते हैं कि 4 दरवाज़ों में से वो एक दरवाजे से भाग जाते हैं अर्की की तरफ, भागल की तरफ। और फिर लेफ्टिनेंट टेनेंट को वहाँ बुलाया जाता है, 18 पाउंडर्स के वो हेड होते हैं, कि आप रामगढ़ के किले का दरवाज़ा उड़ाइए जो बहुत मजबूत है। तो एक रोड से जो बनाया था कहलूर के राजा ने, वहाँ से बहुत ज़्यादा लेबर के साथ एक तोप लाते हैं और रामगढ़ का किला उड़ा देते हैं। तो अब 2 किले, तारागढ़ और रामगढ़ का किला ऑक्टरलोनी के अंदर आ जाता है। और यहीं से आपका अमर सिंह थापा मेलाओं की तरफ भाग जाता है, जो किला आपका अर्की और नालागढ़ के बीच में है। और फिर कहते हैं गंबर रिवर से होते होते 16 जनवरी 1815 में आपके ऑक्टरलोनी साहब आते हैं और अमर सिंह थापा को वो कैप्चर कर लेते हैं, जहाँ भक्ति थापा जो होता है उनका एक केबल कमांडर, उसको मार भी दिया जाता है। तो यहाँ पर अमर सिंह थापा तो सरेंडर हो गए। उसके बाद रणजोर सिंह थापा, मैंने आपको बताया उसका बेटा जो सिरमौर में प्रेवलेंट है, नाहन में, उसको टैकल करने के लिए मेजर जनरल रोलो गिलिस्पी आते हैं देहरादून के थ्रू, बाय कियारादून वाला एरिया की तरफ वो आ रहे होते हैं। तो वहाँ पे उनका सामना बहालभद्र से होता है, और यहाँ पर एक कलिंगा का युद्ध होता है, नाला पानी का युद्ध होता है, जहाँ पर रोलो गिलिस्पी शहीद हो जाते हैं, और वहाँ पर एक शहीद स्मारक भी है। और उनके शहीद वो ज़रूर हो जाते हैं, बट ब्रिटिशर्स के पास हक आ जाता है इस किला का, वो कैप्चर कर लेते हैं। और ये जो खबर है आपके रणजोर सिंह थापा जो सिरमौर में छुपे हैं नाहन, वो उनको पता लग जाती है, और वो जातक के किले में एक रिज पे जाके, हाइट पे जाके छुप जाते हैं, क्योंकि उनको वहाँ से सब ताकि गतिविधियों का पता चलता रहे। उनको टैकल करने के लिए आपके तीसरे इंपॉर्टेंट आप मेजर जनरल जो आपके ब्रिटिश इंडिया आर्मी है, उनको नियुक्त किया जाता है, मेजर जनरल मार्टिनडेल को, जो फरवरी 1815, थर्ड फेज़ में हम आ गए हैं। उनको एक ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट होते हैं, यहाँ पे मैंने नाम नहीं बताया, आप याद रखिएगा, फ्रेज़र नाम है उनका, याद रखिएगा, फ्रेज़र नाम है, फ्रेज़र। वो कहते हैं कि आप 500 इरेगुलर ट्रूप्स ले जाइए, जिसमें ज़रूरी नहीं है कि सैनिक ही हों, इरेगुलर ट्रूप्स मतलब उसमें लोकल्स भी जोड़ लीजिए, और आप जुब्बल से होते हुए चूड़धार जाइए, और वो जाते भी हैं, और वहाँ सारान विलेज पहुँचते हैं वो। वहाँ पे 12 मार्च 1815 में उनको जुब्बल के डांगी वजीर और प्रीमो, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अब लोकल जो आपके प्रिंसली जितने भी राजा हैं वो पहले ही गुरखा से परेशान हैं, वो अब ज्वाइन कर रहे हैं, जैसे आपके कहलूर और हिंदूर के भी जुड़े। तो अब जुब्बल के डांगी वजीर और प्रीमो ने भी ज्वाइन किया, और चौपाल का किला उन्होंने कब्जा कर लिया अंग्रेज़ों ने, और वहाँ पे 100 गुरखास को अपने अंडर कर लिया। फिर वहाँ से वो जुब्बल हाटकोटे की तरफ पलायन करते हैं, वहाँ पे राविनगढ़ का किला भी वो कब्जा कर लेते हैं, जहाँ बुशहर के एज आई सेड प्रिंसली स्टेट्स के राजा उनको हेल्प कर रहे हैं, टिकमदास और बद्री हेल्प करते हैं। फिर उससे आगे वो रामपुर कोटगढ़ वाले एरिया में जाते हैं, और फटाफट से जो आपका हाटू रेंज पे भी वो जाकर कीर्ति राणा को पकड़ने की कोशिश करते हैं, जहाँ पे कुल्लू और बुशहर के राजा हेल्प करते हैं, और वजीर ऑफ बुशहर उस कीर्ति राणा को सरान के टिब्बा में पकड़ लेते हैं, और वहाँ से वो उनको सरेंडर करवा देते हैं अंग्रेज़ों को। तो यहाँ पर जो है आपका गुरखास का दबदबा अब खत्म हो गया, अंग्रेज़ों ने कब्जा कर लिया, और यहाँ पर जो है ऑल दी मेजर फोर्ट्स वर लॉस्ट बाय गुरखास, और अमर सिंह थापा और रणजोर सिंह थापा को सरेंडर करना पड़ता है। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कम्स हियर नाउ, ट्रीटी ऑफ सेगोली का, कि नवंबर 28, 1815, वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रीटी ऑफ सेगोली वॉज ड्राफ्टेड। और ये ड्राफ्ट मतलब एक तरह से एक प्लान तैयार हुआ, किसके बीच में, सगौली में हुआ, आपके चंपारण, ईस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट जो आपके बिहार में पड़ता है, ड्राफ्टेड बिटवीन ऑक्टरलोनी एंड अमर सिंह थापा, वेरी इंपॉर्टेंट, ड्राफ्टेड। बट इस पे फॉर्मली साइन, इस पे आधिकारिक तौर पे हस्ताक्षर 2 दिसंबर 1815 पे हुए। क्वेश्चन आता है, याद रखिएगा, ड्राफ्टेड हुई थी अब ऑक्टरलोनी और अमर सिंह थापा के बीच में, फॉर्मली साइन हुई थी 2 दिसंबर 1815 में। जब फॉर्मली साइन हुई थी तो कोई सिग्नेटरी भी रहे होंगे जिन्होंने हस्ताक्षर किए, तो वो सिग्नेटरी थे आपके लेफ्टिनेंट कर्नल पैरिश ब्रॉडशाह, जो आपके ब्रिटिश इंडिया की तरफ से थे, और नेपाल की तरफ से थे राजा गुरु गिरिराज मिश्रा, एडिड बाय चंद्रशेखर उपाध्याय, वेरी इंपॉर्टेंट। तो फॉर्मली साइन 2 सिग्नेटरीज के बीच में हुई 2 दिसंबर 1815। बट अब इसकी पुष्टि भी करनी थी, इसके ऊपर मोहर भी लगानी थी कि ये है भी कि नहीं, तो इसको बोलते हैं रेटिफिकेशन। तो रेटिफाई ये कब हुई, ये रेटिफाई हुई 4 मार्च 1816। वेरी इंपॉर्टेंट दीज डेट्स, सबसे पहले ड्राफ्टेड, फिर फॉर्मल सिग्नेचर, देन रेटिफाइड। रेटिफाइड हुई 4 मार्च 1816। किसके बीच में रेटिफिकेशन हुई, ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में पुष्टि हुई, और किंग ऑफ नेपाल के बीच में पुष्टि हुई कि आपका एंग्लो ब्रिटिश नेपाल वॉर खत्म हो चुका है फॉर्मली।
और जब रेटिफिकेशन हुई तो ये आपके वंडरलैंड में नहीं लिखा है, बट आपके कुछ सोर्सेज में ये बताया है कि ये रेटिफिकेशन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्टरलोनी हुई, या कह सकते हैं कि इस पे मोहर ऑक्टरलोनी ने भी लगाई, क्योंकि ब्रिटिशर्स को डर था कि नेपाल इस ट्रीटी को नहीं मानेंगे, इसका उल्लंघन करेंगे। तो एक आर्टिकल के तहत, इस ट्रीटी के आर्टिकल 9 के तहत, ठीक है, इस ट्रीटी के वो क्या करते हैं, ऑक्टरलोनी साहब को वहाँ पे डिप्लॉय करते हैं और बोलते हैं कि आप इसे रेटिफाई कर दीजिएगा। तो आई होप मैंने आपको ये क्लियर कर दिया हो ट्रीटी ऑफ सगौली के कुछ इंपॉर्टेंट माइन्यूट पार्ट्स, और ये पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। और फिर यहाँ पे जो है आपका, मैंने जैसे पीछे बताया था कि इस ट्रीटी के बाद 1/3 ऑफ द नेपालीज टेरिटरी वाज लॉस्ट, नेपाल ने अपना 1/3 जो है टेरिटरी खो दी। और फर्स्ट ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव एडवर्ड गार्डनर बने वहाँ पे नेपाल में, और लाजिम पद में वहाँ पे इंडियन और ब्रिटिश एम्बेसीज, दूतावास बने, जो आज भी हैं। और ये ट्रीटी बाद में चलकर 1923 में सरप्रेस हो गई, 1923 में, और इसे ट्रीटी ऑफ परपेचुअल फ्रेंडशिप के नाम से जाना जाता है। और इसको इंडिया और नेपाल ने 1950 में आगे मेंटेन किया, कंटिन्यू किया। तो ये तो स्टूडेंट्स आपकी ट्रीटी ऑफ सगौली। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये भी है कि उसके बाद उन्होंने गुरखाज को अपनी रेजिमेंट में नियुक्तियाँ देने स्टार्ट कर दी, गुरखा रेजिमेंट को ब्रिटिशर्स ने। और ऑब्वियसली उनको जो राजा थे, उनको जब उनसे टेरिटरी ले ली तो उनको कुछ पेंशन भी उन्होंने देना स्टार्ट करी। तो ये सब थी आपकी ट्रीटी ऑफ सगौली, जिसमें आपके इंपॉर्टेंट पार्ट बने अमर सिंह थापा और ऑक्टरलोनी जो हिमाचल पॉइंट ऑफ व्यू से, और रणजोर सिंह थापा भी है जिनके बेटे हैं सिरमौर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये देखिए यहाँ पे फटाफट से आपको रिवाइज करवा देता हूँ। उनका जो एरिया था यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में, वो कह सकते हैं केलूर से लेके, हिंडूर से लेके, सिरमौर से लेके, आपका क्विंथल यानी शिमला वाले पार्ट से लेके, आपके बुशहर रामपुर वाले पार्ट से, और आपके कुमारसेन आनी से लेके यहाँ तक पूरा कन्फाइन था। जहाँ पे यहाँ पे आपके अमर सिंह थापा हिंडूर में प्रेवलेंट थे, सिरमौर में आपके उनके बेटे रणजोर सिंह थापा प्रेवलेंट थे। ऑक्टरलोनी की मूवमेंट इस तरफ से थी, और यहाँ से काला पानी से आपके गिलिस्पी थे, और यहाँ से आपके मार्टिनडेल की फोर्सेज आई थी इनको सरप्रेस करने के लिए। तो ये मैंने आपको ये भी बता दिया। अब स्टूडेंट्स रही बात इस विवाद की, ये देखिए काला पानी, लिपुलेख और आपके लिम्पियाधुरा की। तो स्टूडेंट्स मैं यही कहना चाहूँगा कि इंडिया और नेपाल के बीच में बहुत पहले से काफ़ी अच्छा दोस्ती का रिश्ता रहा हुआ है। और जो आपके अगर हम देखें तो दोनों के बीच में बायलैटरल ट्रेड भी हमेशा से रहा है। दोनों के बीच में जहाँ वहाँ के लोग यहाँ पे आजीविका कमाने आते हैं, और जो वो लोग यहाँ पे आजीविका कमाने आते हैं हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि वो अपने पेट पालने के लिए आ रहे हैं यहाँ पे, और वो हमारी हेल्प भी करते हैं यहाँ पर आके। बागवानों के बगीचों में वो हेल्प करते हैं, घर के कंस्ट्रक्शन में वो हेल्प करते हैं, सामान ढुलाई में वो हेल्प करते हैं। तो वी शुड रिस्पेक्ट एवरीवन हु इज़ कमिंग हियर टू अर्न, मेरा तो मानना यही है। और इसकी जो बातचीत है अगर कही जाए तो एक डायलॉग होना चाहिए दोनों देशों के बीच में, एक उच्च स्तरीय बैठक होनी चाहिए दोनों के फॉरेन सेक्रेटरी के बीच में, और मिलकर एक बात होनी चाहिए। एक छिटाकशी करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि कहते हैं कि नेपाल और इंडिया का एक रोटी बेटी का रिश्ता भी है। रिसेंटली बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की है दोनों देशों ने अपने आपसी संबंधों में। सार्क नेशंस हैं दोनों, बहुत इंपॉर्टेंट है सार्क के पॉइंट ऑफ व्यू से, बायलैटरल रिलेशंस के बीच में अगर हम देखें। और ये जो आपके कुछ चीज़ें हैं, जैसे बस सर्विस चलाई है हमने उनके साथ मिलकर, पाइपलाइन जो है आपकी मोतिहारी से स्टार्ट हुई है रिसेंटली, बहुत ज़्यादा करंट अफेयर्स में अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा मायने हैं, बहुत ज़्यादा एस्पेक्ट्स हैं। और ये सब चीज़ें स्टूडेंट्स बहुत, अगर इसका वे फॉरवर्ड देखें हम तो डिप्लोमेटिक वे में इसका एक वो निकलना चाहिए। ये एक टेरिटोरियल नेशनलिज्म नहीं होनी चाहिए दोनों के बीच में। और हम एज इंडिया हम कहते हैं हमारी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है, तो इसको हमारे को मेंटेन करके चलना है, हम सबको इसको मेंटेन करके चलना है। और जो नेपाल के जो मैक्सिमम वहाँ पे यूथ है, मैक्सिमम जो वहाँ की जो जनसंख्या है वो यूथ है, तो उन सबका भी हमें विश्वास जीतना है, सबका साथ सबका विश्वास, और उनको बताना है कि हमारे आपके साथ रिलेशनशिप अच्छे हैं, हमें मिलजुल कर रहना है। एक सोशो कल्चर रिफॉर्म जितने भी हमारे बीच में आदान प्रदान है उसको हमें अच्छे से मजबूती से आगे लेकर चलना है। सो विद दिस पार्ट 11 आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन यू दिस ट्रीटी ऑफ सगौली। आई होप मैंने आपको ये अच्छे से समझाई हो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, डू शेयर, डू कमेंट। आप करते नहीं हो, मुझे मोटिवेशन नहीं मिलती। अगेन मैं आपको बोल रहा हूँ, आई हैव थोड़े सब्सक्राइबर्स इंक्रीज हुए हैं, छोटे से ही, चाहे 100+ सब्सक्राइबर्स हैं, एटलीस्ट 50 to 60 लाइक्स तो बनते हैं। अगर आप दे देते हैं तो मुझे अच्छा है, मोटिवेशन होती है कि मैं वीडियो बनाऊँ। अगर आप लाइक्स ही नहीं देंगे तो मैं नए लेक्चर्स नहीं लेकर आ पाऊँगा। सो दिस इज़ अप टू यू। प्लीज़ डू लाइक माई वीडियोज़, प्लीज डू सब्सक्राइब, प्लीज़ डू कमेंट। सो दिस वॉज द लेक्चर फ्रॉम माई साइड। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।